यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। बोलो गणपति बाप्पा, बोलो, जोर से बोलो, गणपति बाप्पा। आवाज आनी चाहिए आज तो। मोरिया। चलो, गणपति बाप्पा मोरिया। वेरी गुड। गणपति बाप्पा मोरिया जो बोलेगा उसका सिलेक्शन पक्का, जो नहीं बोलेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। गणपति बाप्पा मोरिया सबको बोलना है। चलो, पूजा पटेल इज प्रेजेंट, पीपी सवानी, उत्सव एसवीवी, उत्सव एसवीवी, खुशी सिंह, पीपी सवानी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, खुशी सिंह, जय पटेल, हर्ष जी पटेल, पल्लवी शर्मा, गुड आफ्टरनून, हर्ष जी पटेल, स्नेहा कुमारी गुप्ता, गुड आफ्टरनून सर, हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू once again. Yes, good afternoon. Palvi is present, Sneha is present, Pooja Patel is present, Utsav is present, Rutvik Bhutani. Next is Janil Devalia. Ganpati Bappa Moria, Ganpati Bappa Moria. चलो, डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1। चलो, मैत्री शाह इज प्रेजेंट, मैत्री शाह इज प्रेजेंट। डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5। ओके, डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलो सब लोग ज्वाइन हो गए? ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइन द मीटिंग? आज बहुत कम आए हैं। गणेश चतुर्थी तो नहीं मना रहे? यस, पीपी सवानी वाले तो सारे गणेश चतुर्थी मना रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। आज आए नहीं कोई भी, 2 या 3 बच्चे आए पीपी सवानी से, मे बी। एसवी वाले भी कम आए आज, फुल स्ट्रेंथ में नहीं है। चलो, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति भगवान विल ब्लेस यू ऑल and you will get proper knowledge, you can gain knowledge very fast। आज हॉलीडे नहीं मिलेगा, आज तो आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। गणपति बाप्पा जो है रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, रिद्धि और सिद्धि दोनों मिलती है गणपति जी से, ठीक है ना? तो ज्यादा पढ़ना है आज आपको। आज आपको गणपति बाप्पा की रियल ब्लेसिंग लेनी है, ठीक है? गणपति बाप्पा की रियल ब्लेसिंग जब हम लेंगे तो हम पढ़ाई में बहुत अच्छे बन जाएंगे। इसलिए आज तो आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है? आज के दिन क्लास को मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। चलो, मेरे को लगता है अब जितने स्टूडेंट्स आने थे वो आ गए हैं। अटेंडेंस अभी भी किसी का रह गया है तो बता दो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द क्लास।
अभी भी कोई बचा है तो बता दो। नेली पटेल, निक्की, नेली पटेल हैज ज्वाइंड, निक्की हैज ज्वाइंड। नील पटेल हैज आल्सो ज्वाइंड। चलो सबसे पहले हम डाउट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट आ गया भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सी हियर। क्वेश्चन नंबर 1, x इक्वल टू टी स्क्वायर, x equal to t square, then find the acceleration as a function of x। अब आपको acceleration निकालना है as a function of x। तो सबसे पहले acceleration as a function of t निकालो। आप इसको सॉल्व करो। तो यहां से आपको dx by dt देखो क्या मिल जाएगा। dx by dt will be 2t। again differentiate, this is your velocity, again differentiate to get acceleration which is equal to 2। एक्सेलरेशन कितना मिल गया, 2 मिल गया। सिंपल था ये तो। अब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का x के फॉर्म में इक्वेशन पता है। एक्सेलरेशन वी कैन आल्सो राइट v dv अपॉन dx, v dv अपॉन dx। तो यहाँ पे आपको खाली सब्स्टिट्यूट करना था कि v dv अपॉन dx which is equal to 2। now simply you have to integrate v dv which is equal to 2 dx and you will get v square by 2 equal to 2x plus c। from here you will get v square equal to 2 times 2x plus c and v you will get under root of 2 into 2x plus c। ठीक है, ये आपको वेलोसिटी मिल गई एज अ फंक्शन ऑफ x। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, ये तो वेलोसिटी मिल गई आपको, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है। अच्छा, एक्सेलरेशन का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। अगर मैंने आपको एक्सेलरेशन बोला है तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है आपका। सो यू कैन राइट 2 into x की पावर 0 डायरेक्टली। एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट ना, सो यू कैन डायरेक्टली राइट एक्सेलरेशन इज 2x की पावर 0। दैट्स इट। यहाँ पे तो मेन क्वेश्चन जो उठता है वो वेलोसिटी का उठता है कि हम वेलोसिटी को x के टर्म में कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। हाँ वही मैं भी बोल रहा हूं। हाँ तो क्वेश्चन में इसको चेंज करो। एक्चुअली क्वेश्चन में मुझे पूछना चाहिए था आपसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वेरी गुड। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की जगह आप उसको चेंज कर दो, इसको लिखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। दिस विल बी द करेक्ट क्वेश्चन। एक्चुअली में मुझे ये पूछना था आपसे, लेकिन एक्सेलरेशन मैंने लिख दिया। एक्सेलरेशन तो देखा जाए तो कांस्टेंट ही है, तो एक्सेलरेशन तो यू कैन डायरेक्टली राइट 2 into x की पावर 0। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो एक्सेलरेशन तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर x के फंक्शन में पूछा है
तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू एक्स की पावर 0। अगर एक्स के फंक्शन में पूछा ही है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बट मेरा जो मेन मोटो था ये क्वेश्चन का, एक्सेलरेशन नहीं था, मुझे वेलोसिटी देना चाहिए था। हो सकता है बाय मिस्टेक मैंने आपको एक्सेलरेशन लिख दिया क्वेश्चन, उसको सही कर लो। मेन मोटो मेरा था वेलोसिटी फाइंड करना इन द फॉर्म ऑफ एक्स। ये चीज आपको आनी चाहिए। क्लियर हो गया सबको? यस, सबको क्लियर हो गया बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन उसको वेलोसिटी कर लेना। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, तो वो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। पीपी सवानी वाले बच्चों को समझ आ रहा है? यस। खुशी सिंह, मैत्री शाह, ओके बेटा। चलो, क्रिश जैन, मैत्री पटेल, यस मैत्री पटेल इज ऑल्सो गेटिंग, ओके। पूजा पटेल इज ऑल्सो गेटिंग, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या पूछा था? इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू t by 3, if acceleration equal to t by 3, then find the velocity as a function of x. Then you have to find the velocity as a function of x. तो velocity को हमें x के टर्म में निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या करूंगा, एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt which is equal to t by 3। अब यहां से मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, सो आई विल गेट dv इज इक्वल टू 1/3 into t into dt, integrating both the sides, I will get v is equal to t square upon 6 plus constant c। ठीक है, सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल गया। हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो अब मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, dx अपॉन dt। आई कैन राइट वेलोसिटी एज dx अपॉन dt which is equal to t square upon 6 plus constant c। अब आप इसको फर्दर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो, you will get dx is equal to t square upon 6 plus c into dt, integrating both the sides, you will get x is equal to t cube upon 18 plus ct plus c dash plus ct plus c dash। ये आपको x का फंक्शन मिल गया t के फॉर्म में। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना? तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t हमको पता लग गया, और x एज अ फंक्शन ऑफ t पता लग गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से आपको t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी x के टर्म में। सो t की वैल्यू x के टर्म में क्या आएगी, t की वैल्यू को x के टर्म में लिख सकता हूं क्या मैं? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे क्या? क्यूबिक इक्वेशन है ना ये, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स
अब मैथमेटिक्स का पार्ट है, देखो यहां तक जिसको पता चला, ये स्टेप तक जिसको सॉल्व करना आया, मतलब सही जा रहे थे। अगर ये स्टेप तक आप पहुंचे हो मतलब यू आर राइट। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। अब ये x की वैल्यू t के फॉर्म में आ गई है और यहाँ पे v की वैल्यू भी t के फॉर्म में हमें पता है। तो अब यहाँ t को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा x के टर्म में। t को आपको x के टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा, वो यहां से आप कर पाओगे। t को x के टर्म में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा और ये तब इजी हो जाता फॉर कन्वीनियंस इफ सपोज योर c इज 0। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूं, एंड c डैश इज ऑल्सो 0। अब ये क्वेश्चन आपकी कंडीशन पे सॉल्व होगा। इफ सपोज द इनिशियल कंडीशन इज गिवन टू यू, if suppose the initial condition is given to you and in initial condition it is written that c is 0 and c dash is 0, तो ये वाला टर्म आपका डायरेक्टली 0 हो जाता। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया होगा तभी हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया होगा कि सपोज करो c भी 0 है और c डैश भी 0, तो हमारा x और t का फंक्शन आ जाता x इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 8। मैं आपको मेथड बताना चाह रहा हूं कि आपको इस तरह से अप्रोच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको t की वैल्यू पता चल जाएगी x के फॉर्म में, है ना। बाद में पुट कर देंगे पावर 1/3 t। Now you have to substitute this t in the velocity function. So velocity t की जगह पे आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ जो हमने वेलोसिटी निकाली थी t की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे बताओ। अरे 18 to the power 1/3। हाँ 18x की पावर 1/3 जब आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ये वेलोसिटी x का फंक्शन मिल जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। समझ आया? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन शायद आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक मेथड बता दिया कि आपको अगर सपोज करो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे अप्रोच करना है इसको। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। चलो अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसी को कोई डाउट है तो बताओ। आज के बाद मैं वापस अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाऊंगा, अब सबको आना चाहिए ये पार्ट। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सबको क्लियर हो गया? यस अभी भी कोई डाउट है तो बता दो। आज की क्लास हम डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा। बहुत सारा टाइम हम ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। गेटिंग ऑल ऑफ यू? चलो ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव मोशन today we are starting the new topic, that is relative motion in one dimension. ठीक है, relative motion in one dimension. चलो तो सबसे पहले तो रिलेटिव मोशन को समझते हैं कि व्हाट इज अ रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन को समझने से पहले हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए, दैट इज रेफरेंस फ्रेम। मैं रेफरेंस फ्रेम की पहले भी बात कर चुका हूं बहुत बार, जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था। रेफरेंस फ्रेम की पहले हम बात करेंगे। What do you mean by reference frame?
यस, रेफरेंस फ्रेम वो रीजन है या फिर वो जोन है जहां पे हम बैठ के किसी भी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय which is observing the motion of this aeroplane. ठीक है, a boy is observing the motion of this aeroplane. So boy is your reference frame. बॉय को मैंने क्या बना दिया, आपका रेफरेंस फ्रेम बना दिया. मैं किसके रिस्पेक्ट में किसके मोशन को ऑब्जर्व करूंगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर रेफरेंस फ्रेम. अच्छा, अब मैं ऑब्जर्व क्या क्या कर सकता हूं. अगर मान लो ये बॉय आपका रेस्ट पे है, दिस बॉय इज एट रेस्ट and it is observing the aeroplane which is flying at the velocity of 200 kilometer per hour, let's say. ठीक है, सो ये बॉय इस एरोप्लेन के बारे में क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता है, ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या क्या देख सकता है वो. सबसे पहले तो वो ये ऑब्जर्व करेगा कि ये बहुत तेजी से भाग रहा है. दूसरी चीज वो ये ऑब्जर्व कर सकता है कि एरोप्लेन ने इतना डिस्प्लेसमेंट कर लिया इतने टाइम में. एरोप्लेन का डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व कर सकता है, एरोप्लेन की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर सकता है, एरोप्लेन के एक्सेलरेशन को भी ऑब्जर्व कर सकता है कि कितनी तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी में कितनी जल्दी से चेंज आ रहा है विद इन अ गिवन टाइम, विद इन अ गिवन टाइम. तो इतने सारे पैरामीटर्स को वो देख सकता है. तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, देखो एवरीथिंग इज रिलेटिव. अगर मैं बोलूं यस, हाइट ऑफ द एरोप्लेन ऑल्सो, वेरी गुड, हाइट ऑफ द एरोप्लेन ऑल्सो, बिल्कुल सही बात है. एरोप्लेन की हाइट को भी ऑब्जर्व कर सकता है कि इतनी हाइट पे वो ऊपर की तरफ फ्लाइट कर रहा है. ठीक है, सो एक्चुअली में क्या है, वी आर ऑब्जर्विंग और द बॉय इज ऑब्जर्विंग द मोशनल पैरामीटर्स. ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, these all are categorized under the motion parameters which are studied in your 1D motion. 1D motion में हमने जितने भी पैरामीटर्स पढ़े उनको बोलते हैं मोशनल पैरामीटर्स. ठीक है, सो these all parameters are termed as motional parameters. सो यहां से आपको रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन पता चलना चाहिए. अब आप बताओ मेरे को, अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज अ रेफरेंस फ्रेम, देन व्हाट विल यू आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर. If I ask you what is a reference frame, then what will you answer? Observer, एरोप्लेन. देखो कितने अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. कोई ऑब्जर्वर को रेफरेंस फ्रेम बोल रहे हैं, कोई एरोप्लेन को रेफरेंस फ्रेम बोल रहे हैं, फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो चलो अब सारी चीजों को जोड़ते हैं. अब आपके जितने भी आंसर्स आपने दिए हैं, लेट अस ट्राई टू इंटीग्रेट वन बाय वन. कई लोग बोलेंगे सर बॉय हमारा रेफरेंस फ्रेम है, बिल्कुल सही बात है, बॉय को भी आप रेफरेंस फ्रेम बना सकते हो. कई लोग बोलेंगे एरोप्लेन को मैं रेफरेंस फ्रेम बना रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, आप एरोप्लेन को भी रेफरेंस फ्रेम बना सकते हो. कई लोग बोलेंगे सर मैं तो बॉय जिस ग्राउंड पे खड़ा है ना उस ग्राउंड को रेफरेंस फ्रेम बोलूंगा, बिल्कुल सही बात है, आप ग्राउंड को भी रेफरेंस फ्रेम ले सकते हो.
कई लोग बोलेंगे सर बॉय जिस ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ना, मैं तो इसको रेफरेंस फ्रेम बोलूंगा। तो रेफरेंस फ्रेम इज योर चॉइस। रेफरेंस फ्रेम की फ्रीडम आपके पास है। आप फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो रेफरेंस फ्रेम को चूज करने की एबिलिटी यू हैव। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस लेके उसके रिस्पेक्ट में किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कि जब हम ट्रेन में जा रहे होते हैं तो ट्रेन में हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो ट्रीज हैं या जो भी सराउंडिंग्स की चीज है वो पीछे की तरफ जा रही है बहुत तेजी से, लेकिन असली में क्या हो रहा होता है कि आपकी ट्रेन जो है वो आगे की तरफ मूव हो रही होती है। समझ आ रही है? तो एवरीथिंग विच यू ऑब्जर्व इन द सराउंडिंग आर ऑलवेज रिलेटिव। जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये सब रिलेटिव है। ठीक है? जैसे अभी आफ्टरनून का टाइम है, कुछ टाइम बाद इवनिंग हो जाएगी, कुछ टाइम बाद नाइट हो जाएगी, फिर अगेन नेक्स्ट डे नया डे स्टार्ट हो जाएगा, अगेन मॉर्निंग हो जाएगी, इवनिंग हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। सो हर चीज देखो बिल्कुल रिलेटिवली चल रही है। आप किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करो, चाहे आप क्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करो, चाहे फैन के मोशन को ऑब्जर्व करो, चाहे आप अपने घर के आसपास जो कार्स चल रही है उनको ऑब्जर्व करो। गणपति बाप्पा मोरिया हम बोलते हैं, गणपति भगवान को लेने जाते हैं, उनके मोशन को ऑब्जर्व करो। ऑल द थिंग्स आर रिलेटिव। जितनी भी चीजें आप अपनी सराउंडिंग्स में देख रहे हो वो सब की सब रिलेटिव मोशन है। ठीक है? तो अब सबसे पहले हमें रेफरेंस फ्रेम के डेफिनेशन को डिजाइन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस फ्रेम के बारे में हमें पता लगे। अगर अब मुझे रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करना है, आई विल डिफाइन लाइक दिस कि रेफरेंस फ्रेम, it is the region, I can simply say it is the region or zone, it is the region or zone from where observations are taken। जहां से हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा रीजन है या एक ऐसा जोन मैं कहूंगा जहां से हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एंड दैट ऑब्जर्वेशंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दीज ऑब्जर्वेशंस may be in the form of displacement or velocity, or you can say acceleration। ठीक है? तो जो भी हम अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन वेलोसिटी के फॉर्म में हो सकती है, वो ऑब्जर्वेशन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हो सकती है, वो ऑब्जर्वेशन हाइट के फॉर्म में हो सकती है, हाइट इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, वो ऑब्जर्वेशन एक्सेलरेशन के फॉर्म में हो सकती है। तो जो भी चीज आप अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर रहे हो मोशन से रिलेटेड, इनको हम एक शॉर्ट फॉर्म में एक नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं मोशन पैरामीटर्स। मोशन पैरामीटर्स। So reference frame is defined as the region or zone from where we are observing the motion parameters। अगर एक लाइन में डिफाइन करना है तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, it is the region or the zone from where we are taking the observations of the motional parameters। This is the definition of reference frame। अब रेफरेंस फ्रेम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। रेफरेंस फ्रेम जो आपकी है, रेफरेंस फ्रेम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रेफरेंस फ्रेम मे बी स्टेशनरी,
रेफरेंस फ्रेम जो आपकी होती है, इट मे बी स्टेशनरी और इट मे बी मूविंग, दोनों केसेस पॉसिबल है। अगर मैं ऊपर प्लेन वाले एग्जांपल को ही डिस्कस करूं, तो अगर आप रेफरेंस फ्रेम एरोप्लेन को मानते हो तो आपका रेफरेंस फ्रेम कैसा है? मूविंग है। अगर आप रेफरेंस फ्रेम ये बॉय को मानते हो तो आपका रेफरेंस फ्रेम कैसा है? रेस्ट पे। अगर आप रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड को मानते हो तो भी आपका रेफरेंस फ्रेम कैसा है? रेस्ट में। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के उस क्वेश्चन के हिसाब से हम रेफरेंस फ्रेम किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनली क्या करना है, उसमें जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है हमें वही आइडेंटिफाई करनी। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप रेफरेंस फ्रेम किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हो। बट जनरली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस रेफरेंस फ्रेम में हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो फिजिक्स में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम टाइम वी विल कंसिडर द ग्राउंड एज योर रेफरेंस फ्रेम। ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ग्राउंड को रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं। अब देखा जाए तो असल में ग्राउंड भी रेस्ट पे नहीं है। आप इस अर्थ पे खड़े हुए हो, अर्थ भी रोटेट कर रही है, अर्थ भी रिवॉल्यूशन कर रही है, अर्थ का भी तो मोशन हो रहा है। आप खुद इमेजिन करो, जिस अर्थ पे आप रह रहे हो क्या वो रेस्ट पे कहलाई जाएगी? हम नहीं कह सकते कि अर्थ रेस्ट पे है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं ऐसा कि अर्थ रेस्ट में है, और उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का मोशन जज कर रहे हैं। जो ट्रेन चल रही है, जो कार चल रही है, जो बोट चल रही है, जो एरोप्लेन चल रहा है, जितने भी मोशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। लेकिन हमें तो पता है अर्थ खुद भी मूव कर रही है, अर्थ इज ऑल्सो मूविंग, बट वी एज्यूम दैट अर्थ इज अ स्टेशनरी। जब भी हम फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम ये एजम्पशन लेते हैं कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी है, इसलिए हम ग्राउंड को रेस्ट पे मानते हैं। ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। रिलेटिव मोशन में आगे बढ़ने से पहले ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, उस थॉट से अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। वो जो थॉट आपको आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, तो वो आपको ये थॉट आना चाहिए। अब स्नेहा ने क्या पूछा है, अगर एरोप्लेन के अंदर एक अंकल को रेफरेंस फ्रेम माने तो वो मोशन में होंगे या रेस्ट पे होंगे? अगर एरोप्लेन के अंदर एक अंकल को रेफरेंस फ्रेम माने तो वो मोशन में होंगे या रेस्ट में? अच्छा, स्नेहा ने देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सपोज करो ये आपका एरोप्लेन है, मैं फिर से बनाता हूं यहाँ पे, दिस इज योर एरोप्लेन, और यहाँ पे वो अंकल बैठे हुए हैं सपोज करो। इस एरोप्लेन में यहाँ पे कोई अंकल बैठे हैं, और इस अंकल को अगर मैं रेफरेंस फ्रेम बना दूं, इस अंकल के रिस्पेक्ट, ठीक है, तो अंकल किस स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं? प्लेन की स्पीड से। प्लेन की कितनी स्पीड है? 200। और अंकल की भी कितनी स्पीड है? जो प्लेन की स्पीड है। अगर अंकल अंदर प्लेन में बैठे हुए हैं, अंकल अगर प्लेन में डांस नहीं कर रहे, आगे पीछे नहीं बढ़ रहे, खाली प्लेन में अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अंकल भी प्लेन की स्पीड से आगे की तरफ जा रहे हैं। इफ अंकल इज नॉट रोमिंग इन द प्लेन और अंकल इज नॉट डांसिंग इन द प्लेन, then I can simply say that uncle is at rest, uncle is at a rest with respect to plane। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अंकल जो है वो रेस्ट में बैठे हैं प्लेन के रिस्पेक्ट में। समझ आया? प्लेन के रिस्पेक्ट में अंकल का कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो अंकल रेस्ट में है प्लेन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं इस अंकल को यहां से देखूंगा ग्राउंड से, यहां पे जो हमारा
ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, अगर वो इस अंकल को देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये अंकल जो है ना वो 200 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको ऐसा दिखाई देगा कि अंकल इज मूविंग विथ 200 किलोमीटर पर आवर इन दिस डायरेक्शन। बट ये वाले अंकल को लगेगा, ठीक है, ये वाले अंकल को अपना मोशन फील नहीं होगा, लेकिन इस वाले अंकल को फील होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम कहां पे बैठे हैं और हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वैसी बात जैसे मैं ट्रेन की कर रहा था, तो ट्रेन का मोशन तो सबने ऑब्जर्व किया हुआ है, ट्रेन का मोशन तो सबने ऑब्जर्व किया ही हुआ है ना। ट्रेन में क्या होता है, जब ट्रेन आपकी आगे की तरफ मूव हो रही होती है तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो ट्रीज है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। ट्रेन जब आपकी आगे की तरफ मोशन कर रही होती है तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ट्रीज बने हुए हैं, ये ट्रीज हमें पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो आदमी बैठा होगा उसे ऐसा ही लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगता है, आपने फील किया होगा इस चीज को कि ये ट्रीज पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसको ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा मोशन को, अगर मैं ट्रेन को रेफरेंस फ्रेम बना दूं, ट्रेन में बैठे हुए इस आदमी को भी रेफरेंस फ्रेम बना दूं और इसके रिस्पेक्ट में देखूं, तो मुझे दिखाई देगा कि ये ट्रीज पीछे की तरफ जा रहे हैं और उतनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएंगे जितनी वेलोसिटी से ट्रेन आगे की तरफ जाएगी। मुझे ऐसा दिखाई देगा, जो मुझे फील होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको भी ऐसा बैठ के देखना पड़ेगा ट्रेन के अंदर, तब आपको थोड़ा दिमाग चलेगा कि हाँ, दिस इज द टॉपिक ऑफ इमेजिनेशन। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। रिलेटिव मोशन बहुत सिंपल टॉपिक है अगर आपको इमेजिन हो जाए, और जो इसको इमेजिन नहीं करेगा तो उसके लिए ये सबसे टफेस्ट टॉपिक भी बन सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इमेजिन करते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। इन कार ऑल्सो, वेरी गुड, नील इज सेइंग इन कार ऑल्सो वी ऑब्जर्व द सेम काइंड ऑफ मोशन। बिल्कुल सही बात है। पल्लवी इज सेइंग व्हेन ट्रेन मूव्स देन वी कैन से अ पर्सन in train is in motion, that's why when the train stops the person move forward due to inertia। हाँ, वो बात अलग है, इनर्शिया वाला कंसेप्ट अलग है, वो वाला कंसेप्ट तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो कंसेप्ट तो अलग ही है। वो आपने नाइन्थ क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, जब या बस में या किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और आप सीट पे बैठे हुए